पे वाज़ेह फर्क नजर आए। केशिया अब कतरा कतरा जड़ों तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज प्रोग्राम में मैंने जिन शख्सियत को मदऊ किया है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने पहचाने रहे हैं, जानते हैं लोग इन्हें। कई तनाज़ात में इनका नाम रहा है। सियासी शख्सियात, बड़ी शख्सियात से इनकी दोस्तियाँ रही हैं, इनकी मुलाकातें रही हैं। कब्ज़े के हवाले से इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। तो इन्हीं सारी बातों को आज इनसे डिस्कस करते हैं, कुछ सच्चाइयाँ जानते हैं, क्या ये सोच रहे हैं, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम राव अनवार साहब, साबिक SSP मलिर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ज़रा मैं जो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है ना, उस पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो पुलिस है वो करप्ट तरीन पाकिस्तान का महकमा है। इस बात से आप अग्री करते हैं? दुरुस्त बात है ये? बिल्कुल, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में बहुत सारी चीज़ें देखी है और अपनी सर्विस में भी कि पुलिस का करप्शन तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि 99.9% जो है पुलिस करप्ट है। लेकिन कुछ वजूहत हैं कि उनको कुछ चीज़ ऐसा है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, FIR नहीं मिलती, पेट्रोल नहीं मिलता, मोबाइल के टायर नहीं मिलते, तो इतना तो चलता है कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें। और वो बाज़ दफ़ा जितना भी ईमानदार ऑफिसर अगर आ जाए वो भी इग्नोर कर जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन अब जो है वो ऐसा ये पिछले 5 सालों में हुआ है कि एक लूट मार हुई है, बाकायदा जैसे कहते हैं ना डकैती करते हैं, और वो आपने देखा कितने केसेस हुए हैं डकैती, पुलिस वाले बहुत बंद हुए हैं इन चीज़ों में। तो सर किडनैपिंग करते हैं। ये जो करप्शन का आगाज छोटी छोटी चीज़ों से होता है, चाय पानी का नाम जिसे दिया जाता है। तो सर आपने सिंध में सर्व किया है, आपने सिर्फ हुकूमत को भी देखा है, तो वो जो फाइलों में बड़ा बड़ा बजट थानों के लिए होता है, क्या जो पेपर्स में होता है वो सिर्फ पेपर तक ही रहता है, थानों तक पहुँचता नहीं है, जिसकी वजह से फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई उसमें पूरे कराची में, जिसको माना भी नहीं गया जी, तो उसमें पुलिस को जो था, हमें कराची में जब हो रही थी तो सिंध से भी पुलिस आई गई, और उसमें तमाम है ना पुलिस के डिस्ट्रिक्ट को कहा गया कि आपने पुलिस की ट्रांसपोर्ट भी लेनी है, आपने है ना जो है पुलिस वाले जो आ रहे हैं उनको सुबह एक बन और चाय का कप देना है, फिर दोपहर को खाना देना है, बिरयानी जो भी होती है डिस्पोजल उसमें मिल जाती है, और एक मिनरल वाटर की बोतल। इसी तरह जो नफरी रुकेगी जो बाहर से आई हुई है, जो कराची की नहीं है, उसको रात को भी देना है सारे डिस्ट्रिक्ट की। और टोटल एक बावर्ची ने बिल बनाया। आप मुझे बताएं कि हर पुलिस के डिस्ट्रिक्ट को 70, 75, 80 लाख रुपया दिया गया, जब बाद में 3 महीने के बाद। ऐसा कौन सा कराची का बावर्ची है जो आपको 5-6 करोड़ 8 करोड़ का उधार दे देगा 3 महीने के लिए? ऐसा कोई नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो थाने वालों ने की, सिर्फ बिल बनाने के लिए बावर्ची को यूज़ किया गया, और थानों ने ना वो पैसे पेमेंट की, और थाना वगैरह ना ये चीज़ करेगा तो फिर उल्टे सीधे काम होंगे। कोई जुआ चलाएगा, कोई सट्टा चलाएगा, कोई चरस बिकवाएगा। तो मतलब ये कि ये खुद है ना एक तरह से पुलिस को ले जाया जाता है, फौरन फंड नहीं आता, और ये बाद में आया वो पुलिस जब फंड आता है उसके बाद करा लेते हैं मर्दमशुमारी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वो भी उन्होंने एक लिमिट रखी कि 100 रुपया दोपहर का है, 90 रुपया इतने इसका है, सुबह के नाश्ते का 20-30 रुपया। अब आप बताएं कि वो इतने में वो चीज़ें नहीं आती थी, वो उससे ज़्यादा महंगी आई। तो हर एरिया में, जिस थाने के एरिया में नफरी ठहरी है और वहाँ की जो भी थी, वो SHO ने किया, और SHO फिर सबको खामोश रहना पड़ता है। मैं खुद खामोश रहा, कहाँ से लाएगा? वही नहीं ला सकता ना, पैसे कौन देगा? तो हर डिस्ट्रिक्ट को फिर किसी को 80 लाख, किसी को 90, किसी को 1 करोड़ रुपया इन्होंने दिया, वो भी कट करके, किसी का 10%, कोई AG सिंध ने ले लिया, कोई फिर फलाने ने काट लिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता कितने लोगों का ये हाल हुआ। खुल के बात कर रहे हैं तो फिर खुल के बात करें। मतलब क्या है वो, मतलब वो फिर नीचे से ऊपर तक सबने लेना शुरू कर दिया सब। ठीक है सर, आपने तमाम सियासी जमातों को बड़े करीब से देखा है, सबके अंदर के हालात से भी बड़े वाकिफ हैं आप। आज खुलकर बताएं, पीपल्स पार्टी सर, सिंध में 15 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, इक़्तिदार रहा है, 3 वफाकी हुकूमतें भी रही हैं। कराची में क्या होता रहा, कराची में क्या करती रही? देखिए, कराची शुरू से ही जो था बड़ा अच्छा पीसफुल था, बड़ा अच्छा था। हम मैं कराची में पैदा हुआ, वहाँ पढ़ा, सब कुछ हुआ, फिर वहीं से मैं पुलिस में आया। लेकिन कराची जैसा शहर नहीं था, और हम इस वक्त जो दुबई जाते हैं और आते हैं, ये कराची जस्ट लाइक दुबई था, और बहुत अच्छा था। वहाँ सदर में ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट धुला करती थी, बड़े अच्छे लोग वॉक, पारसी और क्रिश्चियन होते थे, वॉक करते थे, कोई किसी को कुछ नहीं कहता था। लेकिन उसके बाद ये कराची बिगड़ता गया है, जबकि पुलिस के पास पद भी आया, हर चीज़ अच्छी आई। पहले पुलिस डंडा और 38 बोलकर रिवाल्वर लेके फिरती थी, और उसके बाद अब हमारे पास कलाशंकोव, G3 राइफल, दूसरा उसके अलावा 9mm पिस्टल्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ, पुलिस की बड़ी बड़ी मोबाइलें, ये वो
लेकिन हमारा क्राइम नहीं बढ़ा, क्योंकि उसकी वजह यही है कि यहाँ ये करने ही नहीं दिया जाता है। मुख्तलिफ अगर एक टाइम पे कोई काम होता है तो दूसरा आने के बाद वो लोग इसको है ना जो है और बढ़ा देते हैं। यही हालात होते रहे कि हर दफ़ा पुलिस कंट्रोल करती है, हर चीज़ को कंट्रोल किया। कराची पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, सारी चीज़ें जब उससे कोई काम लिया जाता है तो वो बेहतरीन काम करती है। लेकिन उसके बाद बाज़ लोगों का बाद में तो ऐसा इंटरेस्ट हो गया, मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कि आस्ते आस्ते वो इंटरेस्ट कम होता गया, और ये पिछले 2018 से 2023 के दौरान इतना बुरा हुआ है कि हद से ज़्यादा कि पुलिस को इस काम से हटा के दूसरे कामों पे लगा दिया गया। आप क्या कह रहे हैं, मतलब हुकूमत खुद इस तरह का माहौल बनाती रही कि क्राइम ना रुके, कि हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा सर इससे? उनको कुछ भी नहीं, उनको फ़ायदा, मेरी समझ में तो यही बात नहीं आती है कि वो तो इस क्राइम को रोके, नहीं तो उनकी वो डैमेज होती है कि हुकूमत की है ना वो नहीं है। और अभी है ना इन 5 सालों में हुआ है ना कि कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुई है, और लोग है ना खिलाफ हो गए हैं कि स्ट्रीट क्राइम रोज़ाना होता है, जवान लड़के मारे जाते हैं, कोई आदमी मारा जाता है, कोई औरत मारी जाती है, तो वो इनका नुकसान तो ये लोग उठाएंगे, और उठाना भी चाहिए, और लोगों को सोचना चाहिए कि हमने इस तरह की हुकूमत को वोट नहीं देना चाहिए। आइंदा लोगों को ये जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत थी जो पिछले 5 साल में रही। देखें हुकूमत के उस पर चलता है। 95 में जो ऑपरेशन हुआ 4 में हर मैदान में शेर, ड्यूरोफॉर्म प्राइस चैलेंज के सामने बाकी सारे थे, उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये क्राइम खत्म होना चाहिए, ये टारगेट किलिंग और टारगेट किलर जो भी हैं बिल्कुल इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। नसूरुल्लाह बाबर आते थे, वो होते थे, कराची में अच्छे लोगों को लगाया गया। आईजी सिंध थे अफजल अली शिकरी साहब, उसके बाद सईद खान आए, बड़े ईमानदार ऑफिसर थे दोनों। शुएब सैदल डीआईजी थे। बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी, उसी पीपल्स पार्टी की 15 साल से सिंध में हुकूमत है सर। हाँ, लेकिन अब वो नहीं है ना, अब वो नहीं है, तो बिल्कुल हालात दूसरे हैं। ये उस ट्रैक से हट गए, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ पैसे की सियासत है कि हम इसको ख़रीद लेंगे, जितना पैसा है कमाओ, सिस्टम बनाओ, लैंड ग्रेबिंग, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करो, रिकॉर्ड को तबाह बर्बाद कर दो, जला दो, मुख्तियारकार अपने लगा दो, डीसी अपने लगा क्या दो। ये बात भी दुरुस्त है कि जो कराची में बदमनी है, कराची में जो टारगेट किलिंग है, उसका बराह रास्त न सही इनडायरेक्टली बड़े सियासतदानों से उसका ताल्लुक है सर? बिल्कुल 100%। देखें मैं आपको बताऊं कि पिछले जो उससे पहले 5 साल गुजरे, जो 13 से 18 तक, उसमें सिंध में जो फौज ने ऑपरेशन किया, मतलब एक उनको जर्नलिस्ट को इख्तियारात मिले कि अब वो करेंगे, और सारी चीज़ हुई। इफ्तिखार चौधरी ने लास्ट में ऑर्डर किया कि ये इतने लोग इस तरह के मरे हैं और ये टारगेट किलिंग शुरू हुई, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हैं ना ये। तो ये ऑपरेशन भी इनके गले इसलिए पड़ा, जिसमें ये खुद भी है ना पकड़े गए, इनके लोग जैसे डॉक्टर आसिम पकड़े गए, और लोग इस तरह के पकड़े गए। तो वो ये इस चक्रों में है ना जो है इनकी जो लूज पॉलिसी थी क्राइम के कंट्रोल करने के लिए, उसमें ये सारा सिस्टम हुआ कि जो दूसरे लोगों को आना, क्यों क्राइम को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे? इसलिए कि ये दूसरे कामों में लग गए ना। 2013 तक तो मैंने देखा बड़ा बेहतर था, 8 से 13 तक काफ़ी कोई चीज़ नहीं थी। कायम अली शाह वज़ीर आला थे, सारी चीज़ थी, होता होगा इनके अंदर जो भी करते होंगे मिनिस्ट्रियों में, लेकिन ऐसे खुल के नहीं होता था। अब सारा काम पुलिस के थ्रू किया गया। क्या किया गया सर? अब अभी सिस्टम पूरा बनाया गया, पुलिस के जरिए लोगों के प्लॉटों पे कब्जे करते हैं, उसमें एंटी इंक्रोचमेंट की पुलिस बैठती है, थाने की पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आप कंप्लेंट करें, कुछ करें, कोई आपकी सुनवाई नहीं है। आप कहीं भी जाएं, रिकॉर्ड चेंज होते हैं, सारी चीज होती है। सारा काम ये हुआ तकरीबन 5 साल में 700 बिलियन रुपीस की करप्शन हुई है। हाँ, कितनी करप्शन हुई है सर? 700 बिलियन रुपीस की 5 सालों में। 5 सालों में अगर आपने कहा ले गए मुल्क से बाहर 700 बिलियन रुपीस। ये 2018 से अभी तक या 2013 से 18 तक? नहीं, 2008 से हैं ये तो, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये 5 साल की फिगर बता रहा हूं। 2018 से लेकर अभी तक के आप फिगर्स बता रहे हैं। 700 बिलियन रुपीस ले गए मुख्तलिफ, ये सारे जितने भी हैं सिस्टम के लोग, एक दो थोड़ी हैं, बहुत सारे हैं, पूरा सिस्टम। सर 700 बिलियन, 700 अरब सर। 700 अरब यानी 7 खरब रुपया। 7 खरब रुपया, बिल्कुल 100%। पाकिस्तान से बाहर गया है, बाहर गया, निकल गया, पैसा निकल गया। हर जगह इनकी प्रॉपर्टी है। सर कैसे गया, कौन लेके गया, किसने की करप्शन? सब चला जाता है। ये पाकिस्तान के खजाने को बहुत बड़ा नुकसान है सर। बिल्कुल नुकसान है, इस पे करना चाहिए। कौन लेके गया सर? इलेक्शन यही ले गई ना, सिंध गवर्नमेंट लेके गए, इनके सारे लोग लेके गए, इनकी सबकी है ना जो है कनाडा, टर्की, दुबई, लंदन, अमेरिका। अब इन्होंने चाइना में भी कुछ शुरू कर दिया कि यहाँ तो लोग ज्यादा चेकिंग करते हैं, उधर नहीं करेंगे। मुख्तलिफ जगहों पे ले जा रहे हैं। सऊदी अरब में मदीने में बिल्डिंगें बना ली, किराए पे दे देंगे, हाजी आते हैं, कैसे गए? देखिए मनी लॉन्ड्रिंग देखे ना, पहले ये पकड़े गए ना,
इससे पिछले 2018 के शुरू में 19 में तो ये पकड़े गए, JIT हुई जिसमें बताया गया कि ये इतने पैसे ले गए हैं और कि जाली अकाउंट बना के ले गए। कोई फलूदे वाले के नाम पे था, कोई किसी के नाम पे था, कोई किसी का था, सारे वो थे। जाली अकाउंट खोले गए, जाली अकाउंट से बिलावल हाउस के केक की, खानों की पेमेंट हुई। ये सारी चीजें पकड़ी गई हैं, ये तो JIT में। सर आपने अभी डॉक्टर आसिम का नाम लिया, तो डॉक्टर आसिम ने ओवैस मुजफ्फर टप्पी के बारे में कहा था कि असल वजीर आला वो हैं। क्या किरदार था उनका सिंध में? वो उसको पहले इख्तियारात दिए गए, वो बिल्कुल करता था, लेकिन जब है ना वो भी यही काम था, लेकिन बाद में इनके जरदारी साहब के उससे इख्तलाफात हुए, उसको निकाल दिया इन्होंने, उसे चीज़ें भी ले ली, काफ़ी चीज़ें। तो बिल्कुल उसने ये बात सही की थी डॉक्टर। क्या करता रहा ओवैस मुजफ्फर टप्पी? क्या करते रहे, कैसे काम करते रहे? वो CM हाउस में बैठता था, मैं खुद कितनी दफ़ा मैंने उसको देखा, और वहाँ बैठ के यही सारे लैंड ग्रैबिंग थी, उसका अपना ग्रुप था, इन्होंने सारा पैसे ही इस ज़मीनों पे वो किया है। अगर ये है ना, ये कराची की कंप्यूटराइज ज़मीनें हो जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ कराची में जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी थी वो पारसी और हिंदुओं की थी, और गबोल की थी, और जोखियों की थी, और बलोच थे। इसके अलावा यहाँ कोई प्रॉपर्टी किसी की नहीं थी, या जो वहाँ से लोग आए थे इंडिया से हिजरत करके, उनको जो क्लेम में और वो जगह मिली थी या उनकी जगहें थी, बाकी यहाँ तो और किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी। अब तो धड़ाधड़ गोट, फलाना गोट, ये गोट, सारे कब्जे कर करके बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा रजिस्टर फाड़ दिए गए, दूसरे लोगों के खाते चढ़ा दिए गए। अगर ये चीज़ इंक्वायरी हो जाए, मैं आपको बताऊं कि इधर से बहुत पैसा निकल सकता है, मुल्क की माशियत सही हो जाएगी। ये इकोनॉमिक टेररिस्ट है, ये माशी दहशतगर्द हैं। सर आपने अभी डॉक्टर आसिम का तस्करा छेड़ा, तो डॉक्टर आसिम समेत बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस हुए। JIT की अभी आपने बात की, तो जब ये सारी चीज़ें JIT में आ गई थी, उनके अलावा भी बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, तो ये अदालतों में साबित क्यों नहीं हो सकी सर चीज़ें? देखिए, अदालतों में आज भी केस हैं उनके। हमारे मुल्क का ऐसा निज़ाम हो गया है कि केसेस बनते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा कर देते हैं आगे पीछे, उसमें तो वो है ना जो है उनकी बचत हो जाती है कोई ना कोई चीज़ में। अब डॉक्टर आसिम जो थे वो हेल्थ के को जानते हैं, सेहत को जानते हैं, उनको हेल्थ का मिनिस्टर होना चाहिए था, ना कि वो पेट्रोलियम के वजीर रहे। उनका क्या वास्ता पेट्रोलियम से? मैं पुलिस का आदमी हूँ, मुझे अगर है ना कोई मिनिस्ट्री दें तो कानून की दें, लॉ एंड ऑर्डर दें, इस तरह की सिचुएशन हो, कोई लॉ की दें जो मैं बता सकता हूँ। मुझे अगर है ना जो है आपकी इंफॉर्मेशन दे दें, या कोई इस तरह की सहाफ़ियों की दे दें, या हेल्थ की दे दें, तो मैं तो बिल्कुल उसमें नहीं होना है। सर कराची में सिस्टम कैसे काम करता रहा, जिसके खिलाफ हमेशा ऑपरेशन की बात हुई, मौजूदा निगरान हुकूमत ने भी कुछ काम करने की कोशिश की थी इस पर, लेकिन फिर खामोशी है। ये सिस्टम कौन चलाता है सर? कैसे इस सिस्टम का काम होता है, कौन काम करता है, कैसे करता है सर? सिस्टम का जो असल हेड है वो जरदारी है, आसिफ अली जरदारी, और उसके बाद जो है उसके नीचे यूनुस मेमन, यूनुस कदवाई, वो भाग गया कनाडा से चलाता रहा, फिर आया, फिर उसके बाद और है ना उनके हैं कराची में एक और है जिसको कहते हैं कि ये कराची का जो है लैंड ग्रैबों का अब्बा है, और फिर हाँ उसके बाद है ना जो है वो एक ग्रुप से ताल्लुक रखता है, उसको रखा है। फिर उसके बाद जो है वो उसके नीचे जो है बेताशा लोग रखे हुए हैं, सिस्टम के भी सिस्टम, फिर उनके आदमी, उनके कारिंदे, ये कोई 50-60-100 आदमियों का ग्रुप है। अगर इसको पकड़ा जाए हर चीज मिल जाएगी। आप कह रहे हैं ये सिस्टम बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है, तो सर ये पकड़ा क्यों नहीं जाता? पकड़ने वाला कौन था? पुलिस पकड़ती है, पुलिस उनकी, रेवेन्यू उनका, हर चीज़ उनकी, मुख्तियारकार उनके, DC उनका, एंटी इंक्रोचमेंट उनकी। आप कहाँ जाएंगे? आप तो इन्हीं के पास जाएंगे ना, और तो किसी के पास नहीं जा सकते। तो आपको यही जगह है। और अगर कोई किसी अदारे के पास कोई शिकायत लेके गए तो उससे कार्रवाई की है, उन्होंने इनको कहा है कि ये काम ना करें। बड़े संगीन इल्जामात लगा रहे हैं आप, संगीन इंकशाफात कर रहे हैं। आप मुझे ये कहिए, एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर कराची में कितनी ब्लैक मनी बनाई जाती है सर? ब्लैक मनी जो ये लोग बना रहे थे, ये तो मेरे ख्याल में अरबों रुपया काफ़ी रोज़ाना, उसी हिसाब से कोई प्लॉट है कराची में बहुत महंगे हो गए प्लॉट। खासकर मैंने तो देखा है, मेरा अपना मलीर का एरिया था जिसमें आपको 50 लाख रुपए का एकड़ मिलता था, आज आपको वहाँ 20 करोड़ रुपए का एकड़ है, 10 करोड़ रुपए का एकड़ है। तो इस तरह के है ना प्लॉटों की मार्केट हो गई है अरबों रुपए की, और बास तो इतने महंगे हैं, जगह हैं कि घर लोगों के कमर्शियल हुए हैं, जो जैसे तारिक रोड हो गया इस साइड पे, वो तो बिलियंस ऑफ रुपीस में है, 1000 गज का प्लॉट बिलियन ऑफ रुपीस में जी। तो मतलब ये कि ये तो अरबों रुपया इन्होंने रोज की ब्लैक मनी, टोटल काम ही यही था, टोटल काम सारा जोर इधर था। कोई क्राइम पे नहीं है, कोई गरीब की भलाई नहीं, कोई कुछ नहीं। गरीबों के पास क्या है? देखे ना, जरदारी साहब के पास बिलावल हाउस था, और एक है ना जो है अवारी टावर के बैक साइड पे उनके बाप का पुराना घर, और एक नवाब शाह में। अब नवाब शाह में कितने घर हो गए, और कितने बड़े बड़े घर हो गए, सारी चीज हो गए, सबके हो गए, पूरी फैमिली के हो गए। इसी तरह लाड़काना में एक जुल्फकार अली भुट्टो का घर था नोडेरों में, आज वहाँ इतना बड़ा घर हो गया, वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड होता है।
ठीक है, बड़ा जलसा कर सकते हैं आप अंदर उनकी बाउंड्री वाल में, बहुत बड़े बड़े घर हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तो इनके हो गए। ये गाड़ियों से, बम प्रूफ गाड़ियों से, ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ों पे आ गए। गरीब आदमी जो है गाड़ी से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से साइकिल पे आ गया। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को वोट देंगे और अभी इनके कहने में हम आएंगे। आपने बड़े बड़े घरों की बात की ना, तो मुझे याद आया सर, ये उज़ैर बलोच लियारी गैंग वॉर के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि जो 70 क्लिफ्टन और बिलावल हाउस के आसपास के जो ज़मीन है, जो घर बने हुए थे बिलावल हाउस के, वो उन्होंने खाली करवाए। तो इसमें कोई सदाकत है सर? नहीं, मेरी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे काफ़ी चीज़ों का पता होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं था, ऐसा कम था। और मैं आपको एक बात बताऊं कि 2008 से जो 13 तक का टाइम था जिसमें जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो शायद मैं नहीं समझता कि उज़ैर बलोच जो है वो उनके पास गया हो या उज़ैर बलोच से उनके कोई ताल्लुक हो जब उसकी रहमान डकैत मारा है। हाँ, अलबत्ता इनको रहमान डकैत ज़्यादा जानता था क्योंकि ये खुद जेल में रहे, तो वहाँ जितने क्रिमिनल थे उनसे इनकी दोस्ती थी, रहमान डकैत वगैरह और ये सारे लोग, इनसे इनकी दोस्ती। जरदारी साहब की कह रहे हैं उनसे दोस्ती थी? हाँ, रहमान डकैत से उनकी दोस्ती थी, उससे थी। रहमान डकैत के बाद है ना वो आया है जब ये प्रेसिडेंट थे, तो शायद उज़ैर बलोच का तो एक नाम वो लगा दिया गया। उसकी दोस्ती जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से तो ज़रूर थी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा एडमिट करते हैं, वो आज भी कोर्ट में उनके पास जाते हैं। ठीक है, दोस्ती है, उसका अपना फेल है, उसका अपना फेल है, लेकिन वो उसके लिए उससे दोस्ती निभाते हैं और जाते हैं। लेकिन जरदारी साहब से उसका मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई ताल्लुक नहीं था और ना कोई ऐसी चीज़ थी कि वहाँ वो इन्होंने खुद ही लोगों को कहा कि ये खाली कर दो। बिलावल हाउस के आसपास के घर ज़बरदस्ती खाली करवाए गए या नहीं सर? खाली कराए गए, बिल्कुल। देखें, पुलिस को भी यूज़ करते हैं, उनके पास और भी बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके पास, तो एक थोड़ी है। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ बताऊँ कि इनके पास एक लड़का था जो कि जिसका भाई है ना 18 अक्टूबर में शहीद हो गया था। उसको इन्होंने नौकरी पे रखा, मुश्ताक नाम था उसका। मुश्ताक सारे काम किया करता था, इनका खास आदमी था, दवाई देना, खाना देना, टाइम पे हर चीज़ को वो करना। और इसके अलावा भी है ना बहुत सारी है, वो मैंने वीडियो में भी उसको शनाख्त किया था कि अयान अली को एयरपोर्ट वही छोड़कर आया जब $5 लाख पकड़े गए। इसके अलावा उस मुश्ताक के अकाउंट में डेरिया टाउन से 8 बिलियन रुपीज़ डाले गए, 8 अरब जैन शेख ने, जैन मलिक। और उसके बाद ये केस भी बना, ये लिखा है JIT में। और उसके बाद वो 8 बिलियन रुपीस जो थे वो उसके अकाउंट में थे, उसको दुबई था, दुबई से लंदन भिगा दिया और कहा कि वो तो हमारा मैनेजर था। मैनेजर के पास कहाँ से 8 अरब रुपए आ गए? वो आपकी नौकरी क्यों करेगा? मैनेजर भी नहीं करेगा। हालांकि मैं तो जानता हूँ ना, वो दवाई शवाई देता था और खाना देता था। तो आप ये मुझे बताएं कि ये इस तरह की चीजें हुई है और ये सब सबूत है, सबूत है। खुदारा इस चीजों को देखें। ये जरदारी साहब का आजादी मुलाजिम बिल्कुल, हाँ, जो जरदारी साहब को आप कह रहे हैं दवाइयाँ देता था, खुद जरदारी साहब ने एडमिट किया, तो मैनेजर है, गया था एयरपोर्ट, वही अयान अली को छोड़ने गया और आपने आइडेंटिफाई किया था उसे? हाँ, मैंने किया, सबने किया। ठीक, वो जो जा रहा है, बैग रख रहा है, सारी चीज कर रहा है, सही, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से प्रोटोकॉल पहले तो थे, वो उस वक्त प्रेसिडेंट तो नहीं थे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहब की साहिबा के हवाले से बात करते हैं, उनकी बरसी भी अब आने वाली है। सर, सन 18 अक्टूबर ये कैसे हो गया? बीबी साहिबा की जो सिक्योरिटी थी वो क्या कर रही थी? पुलिस कैसे नाकाम हुई? सर, क्यों नाकाम हुई पुलिस? देखिए, वो तो उस वक्त खुदकश इतना रश था, कोई सिक्योरिटी ऐसी नहीं थी, उसके आसपास अच्छी लोग थे, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उसको देख रहे थे और अच्छी उन्होंने इंतज़ाम किया था, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ और बीबी तो उसमें महफूज रहीं। लेकिन लोग 250 के करीब ना शहीद हो गए और 250 के करीब जख्मी हुए और बुरे तरीके से नाकारा हो गए, किसी की टांग, किसी का बाजू। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि आज तक 15 से 16 साल हो गए इन्होंने हुकूमत की सिंध में, वहीं बादराबाद थाने में FIR है, आज तक उस पर एक आदमी नहीं पकड़ा गया। आज तक कोई ये ना पॉइंट आउट कर सके कि ये धमाका फलाने शख्स ने कराया या फलाने तंजीम ने कराया, कोई कुछ नहीं पता है इनको। बिलावल ने साहब ने 5 साल पहले कहा कि जी हर महीने मुझे CTD रिपोर्ट दे। 3 महीने के बाद बिलावल साहब से पूछे ना कि किधर गया आपकी, आप वो तो कर नहीं सके, लोगों को क्या देंगे? सर, ये बेनज़ीर साहिबा की जो सिक्योरिटी पे लोग तैनात थे वो किसने तैनात किए थे? और इस सारे साने में फिर उनकी शहादत भी हो गई, डेथ भी हो गई उनकी, तो क्या उन सिक्योरिटी पर भी शक व शुबहात है सर? इसलिए मुझे हैं क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। देखिए, मेरी कराची में काफ़ी सर्विस रही, वहीं मैंने आपको बताया था पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, तो उसमें ऐसे लोगों को मैं जानता था जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिनका, जैसे खालिद शहनशाह था, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, गोली मार थाना है हमारे यहाँ, गुलबार हो गया, पिंडी में बीबी साहिबा के पीछे खड़ा हुआ था। हाँ, जो खड़ा हुआ था और नीचे बैठ गया था और वो था, बाद में उसका मर्डर हो गया। अच्छा, इसी तरह बिलाल शेख था, उसका सारा रिकॉर्ड है, वो दुनिया से वो है। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में के थाने में था, तो 90 की ये बात है, हुमैरा अंजुम एक है ना लड़की को है ना गोली मार दी थी, नाज़िमाबाद को गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर निकली, तो रोड जो था
वो नाजमाबाद थाने में लगता था, इसलिए वो चीज़ हुई। तो हुमेरा अंजुम का जो था वो इसने बिलाल शेख ने उसको गोली मारी थी, 302 का इसके खिलाफ केस हुआ। तो मतलब ये क्या इसी तरह डकैती चोरी के इनके खिलाफ बेताशा केस है कि ये बंद हुए हैं डकैती में। मैंने खुद है ना उसको खालिद शहनशाह को हथकड़ियों में अरेस्ट देखा है। ये सिक्योरिटी तैनात किसने की थी सर? ये जरदारी साहब ने सारे आदमी सेलेक्ट किए थे बेनजीर की उसमें, और क्रिमिनल हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड चेक करा लें, कोई गलत बात नहीं है। ठीक ठीक सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। बेनजीर कत्ल केस की जो JIT थी उसमें आपको नॉमिनेट किया गया था, आपने साइन क्यों नहीं किया? मैंने किया कि वो गलत थी, उसमें परवेज़ मुशर्रफ का कोई कसूर नहीं था, उसमें DIG सऊद अजीज़ का कोई कसूर नहीं था, उसमें खुर्रम शहजाद का कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं था। इन पर 2 पुलिस अफसर और एक इन्होंने बड़ा आदमी चलान करके लोगों से जान छुड़ाने के लिए ये काम किया। असल आदमी उनको पकड़ा जाता ना, जो असल 3 पकड़े गए थे जिन्होंने उनको जलसा गाह की वॉच की थी, वो तो है ना छूट गए, तीनों छूट गए क्योंकि इनका जोर दूसरी तरफ था, वो बेगुनाह लोग हैं। मैंने तो उनको कहा है DIG को भी और SSP जो है खुर्रम शहजाद, मैंने उनको कहा है कि आप मुझे हाई कोर्ट ले जाए, मैं बयान दूंगा कि ये इसमें आपका कोई वो नहीं था, ये जबरदस्ती आपको चालान कराया गया। तो मतलब ये कि बेनजीर भुट्टो का इतनी बड़ी लीडर का खून इन्होंने जाया किया, उनके नाम पे वोट मांगते हैं, कभी उसके नाम पे मांगते हैं, कभी उसको करते हैं। आज तक है ना इनका सिर्फ ये चलते ही इसी चीज़ पे है। और लोगों को, सिंध के बेचारे गरीब लोग हैं, उनको कोई अभी लीडरशिप मिल नहीं रही है। मुर्तज़ा भुट्टो के बच्चे आ नहीं रहे हैं, फातिमा भुट्टो आ नहीं रही है, जुल्फ़िकार जूनियर आ नहीं रहा है। जिस दिन वो खड़े हो गए, मैं आज आपको बताता हूँ, सिंध में अगर है ना इनकी एक सीट भी आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। अहम इंटरव्यू चल रहा है इस वक्त राव अनवार साहब के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सर आगे बढ़े जरा। ये जरदारी साहब, उनके ऊपर बहुत सारे संगीन इल्जामात लगते रहे हैं, अभी आपकी जानिब से भी बड़े संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक बड़ी बात उनके ऊपर, एक बड़ा इल्जाम ये लगता है कि उन्होंने सियासी मुखालिफिन को रास्ते से हटाया है अपने। इज इट ट्रू? देखें, निसार मुराई एक थे जिनकी JIT हुई जी, ठीक है ना। उसमें निसार मुराई जो थे वो JIT में उसने इनके 3 मर्डर बताए, ठीक है। एक आलम बलोच का, दूसरा जस्टिस निज़ाम सजाद स्टील टाउन वाले का, और एक कोई लाहौर के वो थे जस्टिस थे, तो उन पे फायरिंग उनके कराई गई जिसमें उनका बेटा शायद ज़ख्मी हुआ था और एक आदमी उनका कोई फौत हो गया था। तो मतलब इस तरह की सारी चीज़ें थी। वो JIT पे मुझ पे बड़ा इन्होंने मुझे लगाया गया ताकि मैं इनके फेवर कर दूं, लेकिन उसमें मैंने उस वक्त के IG को भी कहा, पहले तो यही कहा कि मुझे इस JIT में ना रखें, ठीक है। DG रेंजर्स उस वक्त जनरल बिलाल थे, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि मुझे ना रखा जाए, लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि इनकी गवर्नमेंट थी, नोटिफिकेशन निकाल दिया इन्होंने। खैर JIT हुई, मुझे IG सिंह ने कहा जो आपको होम मिनिस्टर सुहेल सियाल कहता है आप वो करें। सुहेल सियाल ने हाईलाइट किया कि ये काटे हैं, ये काटे हैं, ये काटे हैं। उनमें इनकी सिस्टर का भी है कि फिशरी से वो महीने का कितने पैसे लेती थी, क्योंकि वो निसार मुराई DG फिशरी था। तो उससे है ना इन्होंने कहा कि वो ये भी काट दें, ये भी काट दें। फिर उसके बाद मुर्तज़ा वहाब, वो लॉ मिनिस्टर थे। मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा कि आप है ना जो है अपने हाथ से, मैं आपको वो दे देता हूँ, उसकी हैंड राइटिंग है, आज भी मेरे पास है। उसने कहा ये सब काटें, ऐसे नहीं, ये लिखें, अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है। वो आज भी एक्सपर्ट को दें अगर उसकी हैंड राइटिंग ना निकल आए। मेरे पास है वो सारी चीज़, मैं अभी आपको देता भी हूँ, वो आप किसकी पिक्चर अपने उस पर चलाएं। और उसके बाद है ना इन्होंने वो JIT का जो है, अभी भी जब वो अली जैदी थे शायद PTI के, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन की, तो इन्होंने वहाँ JIT जो जमा कराई है फोटो कापी कराई है। ओरिजिनल JIT मेरे पास है, जो दूसरी है जो 18 पेजेस पे थी, ठीक है, जिसमें मैंने साइन किए थे। मैं आपको बताता हूँ, वो अलग है जिसमें इनकी सारे लोगों की चीज़ें, किस किस की क्या किया है, कैसे किया है, क्या कहते रहे, सारा उसने बताया। क्योंकि इनके पास सर निसार मुराई की जो असल JIT है वो आपके पास है, जो 18 पेजेस पर है। फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से उस पर क्या लिखा हुआ है? फिशरीज से कितने पैसे जाते हैं? 50 लाख रुपए जो देता था जाके सेक्रेटरी को देते थे, उस सेक्रेटरी का नाम सबका इन्होंने कहा। मेरे पास वो सारी चीजें कट की है। अच्छा, कि JIT से निकाला जाए उसने हैंड राइटिंग से ये कट करके ये लिखे, ये लफ्ज सही नहीं है, ये लिखे। सही सर, अगेन आप बहुत सारे इंकशाफात कर रहे हैं और प्रोग्राम में जो भी आकर इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहे, प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है। सर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाजन को आसिफ अली जरदारी का बिजनेस पार्टनर कहा। सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम ये कि उन्होंने ये बहरिया टाउन के लिए ज़मीन खाली करवाकर या कब्जा करके इनके हवाले किया। आपने सब खुद देखा है सर, इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है? मैं उधर SSP था, टोटल बहरिया टाउन मेरे एरिया में था। बहरिया टाउन की जो ज़मीन दी गई वो MDA
और जो डिप्टी कमिश्नर और मुख्तियारकार थे उन्होंने दी। ज़मीन वो देते हैं, वो कहते हैं कि जी पुलिस ने कर दी। पुलिस का कोई इस चीज़ से वास्ता नहीं, पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए थी। कुछ ज़मीनें उन्होंने ख़रीदी थी लोगों को, वहाँ के मकामी लोगों से पैसे दे के मलिक रियाज ने, लेकिन एकड़ पे गोट है वो उन्होंने बेचा। तो वो कहते थे ये तो 100 एकड़ है। तो उसमें अगर कभी कोई झगड़ा फसाद होता था तो मैं भी पुलिस भेजता था, एंटी इंक्रोचमेंट भी आती थी, और ये सिर्फ हमारा काम था। बाकी हमारा काम और कुछ नहीं था। बाकी तो सब उसको आप पता करेंगे उन्होंने कैसे दिया। उन्होंने 1300 अरब रुपए की जो है उसमें JIT में है, उस JIT को आप देखें पढ़ें, उसमें 1300 बिलियन रुपीस का फायदा दिया गया, सिर्फ सस्ती दी गई, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज को फायदा दिया गया 1330 बिलियन का। 1300 बिलियन रुपीस सस्ती मिली। इन्होंने ही, जरदारी साहब की गवर्नमेंट तो इनकी थी ना, MD इनके पास था, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी इनके पास थी, डिप्टी कमिश्नर इनका था। वो एक नेब में भी बेचारा बंद हो गया, उसे जो कहा उसे कर दिया। AC और वो दूसरे क्या कहते हैं मुख्तियारकार, सब इनके करते रहे, ये सारे काम हुआ है। उन्होंने पैसा भी बहुत दिया है, खरीदी भी है, लेकिन इनको ये कुछ सस्ती उधर से दी गई, जिसपे है ना सुप्रीम कोर्ट ने इन पे है ना 450 या कितने अरब रुपए थे वो कहा कि आप जमा कराएं, वो इसी चीज में। जी ठीक ठीक सर, कराची में तकरीबन 3 बड़े ऑपरेशंस हुए हैं में। उनकी जो वजूहात बताई गई हैं उन ऑपरेशंस की, क्या वाकई वही वजूहात थी? क्योंकि आज तक तो कुछ साबित तो कुछ नहीं हुआ है। देखिए, साबित तो यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कोर्टों में जब जाती हैं तो बहुत चीज़ और केस चलते हैं ज़्यादातर। अगर आपने लिखा कि ये वो आदमी था, उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और वहाँ किसी ने कहा कि नहीं जी ब्लैक थे या ऑफ वाइट थे, तो वो लोग कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। मतलब एक चीज़ को पकड़ के उस झूठ पे है ना वो केस को ख़राब कर देते हैं, शक हो जाता है, और शक का फ़ायदा मुलजिम को मिलता है। हमारे यहाँ कानून में बहुत गुंजाइश है लोगों को छोड़ने की भी, और वो भी है। वो कहते हैं ना कि 100 गुनाहगार बच जाए, कोई बात नहीं है, एक बेगुनाह। ऑपरेशन की वजूहात वही थी सर जो बताई जाती हैं? बिल्कुल वही वजूहात थी, बिल्कुल टारगेट किलिंग हो रही थी। काफी है, आप पुराने अखबार। और 92 में आमिर खान साहब जो इस वक्त MQM का हिस्सा हैं, उनका क्या किरदार था उस वक्त? 92 में जी, ये तो सब उसमें चले गए थे ना, आफाक के साथ हकीकी में आ गए थे, लेकिन शुरू में तो इनका किरदार रहा है, सबका रहा है। ये सब एक थे, सब एक थे, लेकिन अंदर इनके इख्तलाफात थे। सर हकीकी को पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सपोर्ट हासिल थी इस वक्त? किसको? 92 के ऑपरेशन के दौरान पुलिस किसी को ये थी कि सिर्फ यहाँ तक थी कि इनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी, क्योंकि ये उनके अंदर रहे, इस हद तक तो ये मिलते थे हमें। बाकी कोई किसी को कोई इनको कोई मतलब वो नहीं दिया गया कि कोई इनको सिला दिया गया या इनको सहूलत दी गई किसी चीज़ की, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि इनको पता था ये उनके अंदर रहे, इनको रास्ते पता थे, इनको जगहें पता थी, टॉर्चर सेल पता थे, हर चीज़ का पता था इन्होंने। मतलब नहीं सर, ये पुलिस ट्रक्स में भरकर इनको नहीं लेके जाया गया, और MQM से बचने के लिए या MQM से लड़ने के लिए इनको असलहा नहीं दिया गया पुलिस की तरफ से? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं 92 के ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा एक्टिव मैं था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सर आप कह रहे हैं पुलिस के लोगों को, जो हकीकी के लोग थे, वो नेशनल इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप लोग उनसे बात कर रहे थे, तो सर उसमें आमिर खान साहब भी शामिल थे? आफाक अहमद भी शामिल थे? उस वक्त तो ये हेड थे ना उनके, हमारी तो इतनी मुलाकात। आफाक अहमद भी आपको इन्फॉर्मेशन देते थे? नहीं, आफाक अहमद तो है ना जो है वो कहीं ऊपर देते होंगे, आमिर खान भी, और आमिर खान भी ऊपर देते होंगे, लेकिन पुलिस को देते थे इन्फॉर्मेशन? नहीं, आपकी नॉलेज में है? मेरे नॉलेज में ये है कि मुझे तो इनके जो आदमी होते थे वो हेल्प जरूर करते थे, कि हकीकी से ताल्लुक है, बताते थे। कोई जो नीचे लेवल पे थे वो सब बताते थे कि हम रहें इधर यूनिट में रहें, हम सेक्टर में रहें, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो उससे हमें एक चीज़ ये होती थी कि हम अच्छे खासे हमने क्रिमिनल पकड़े, वेपन्स पकड़े, काफ़ी चीज़ें पकड़ी, तरीकाकार पता चला ये कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऑपरेशन कामयाब रहा आप समझते हैं? बिल्कुल कामयाब हुआ, लेकिन वो ख़राब हो गया बाद में। क्यों? क्योंकि हर गवर्नमेंट आती है फिर इनको शामिल करती रही, इनकी ज़रूरत पड़ती है। वही पीपल्स पार्टी जो थी, जो इनके खिलाफ थी, 2008 में जरदारी साहब उनके 9-0 चले गए, एक दूसरे को सीधी टोपी पहना रहे हैं, वो इनको पहना रहे हैं, ये उनको पहना रहे हैं, फिर मिल गए, फिर हुकूमत में। मैं आपको बताऊं ना, 30 अप्रैल को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपके समाज TV पे भी मिल जाएगी, कि 2 राह के एजेंट पकड़े, और मैंने कहा कि मोहम्मद अनवर जो है उसके ज़रिए राह से इनका ताल्लुक है, लंदन में मीटिंग होती है, सारा कुछ होता है, और ये जिसमें पूरा मीडिया, पूरे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। ये 30 अप्रैल
2000 पार्टी ने आपको मुअत्तल कर दिया और मुअत्तल कर दिया 30 अप्रैल 2015। जो लोग कहते हैं ना मेरी जरदारी साहब से इतनी क्लोजनेस, सिर्फ और सिर्फ मेरी जो बात थी वो सिर्फ ये होती थी कि इसमें क्राइम हो रहा है, ये चीज़ हो रही है। हाँ 95 में जब ये मारे जा रहे थे लोग और ये हो रहे थे तो मेरे से ना उस वक्त पूछा गया कि इसका क्या इलाज है। मैंने कहा इसका इलाज ये है कि आप इन पे हेड मनी रखें। इंतहाई अहम इंटरव्यू रावण वार साहब के साथ हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो गया है, लेकिन बहुत सारे अहम सवालात हैं तो हम इसको यहीं पर कंटिन्यू करेंगे रावण वार साहब के साथ। मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कैसे मारा गया, फ़हीम कमांडो को रावण वार साहब ने क्यों मारा, सियासत में आने का ये क्या इरादा रखते हैं, अफगान बाशिंदों के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें हैं जो मैंने रावण वार साहब से पूछती हैं। तो ये आप अगली एपिसोड में अगले जुमे इंशाल्लाह जुमे के रोज़ आप इसे कंटिन्यू कर सकेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बानी।